क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर 6.1 shows the current voltage graph for filament lamp। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ तक देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो यानी कि ये ओमिक रीजन है। इसके बाद जो है कर्व है तो ये नॉन ओमिक रीजन है। वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, करंट वाई एक्सिस पे क्योंकि डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज है। स्टेट द रेंज ऑफ वोल्टेजेस वेयर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इंक्रीज का यहाँ तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद कर्व तो यानी कि इंक्रीज हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ जाके फिर कांस्टेंट होगी। ये देखो ये लाइन क्या है कि बिटवीन 10 और 12 है, तो उसको हम ऑलमोस्ट 11 ले लेते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे 2 वोल्ट टू 11 वोल्ट्स। State the resistance, why the resistance of the lamp increases, the voltage increases. It is due to the increase in temperature of the lamp. As we know that voltage, due to increase in voltage, the temperature of the lamp increases. ठीक है, उसके बाद ये है कि filament lamp is connected in the circuit in shown in figure 6.2। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में एमीटर है, एक रेजिस्टर 20 ओम का है, उसके बाद 20 ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लैंप है। इसका मतलब क्या है कि 20 ओम के रेजिस्टर पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वही वोल्टेज लैंप पे आ रहे होंगे, है ना। There are currents in the lamp, the 20 ohm resistance and the emitter. State what is meant by electric current। Electric current definition क्या है? The rate of flow of charge is called electric current। ठीक है, use figure 6.1 to determine the current of the filament। फिलामेंट लैंप में करंट आपको देखना कितना जा रहा है, तो आप पहले देख लेते हैं कि भाई करंट क्या है, किस कनेक्शन में जा रहा है। 20 ओम की रेजिस्टर है, ये भी एक रेजिस्टर है, फिलामेंट लैंप भी काइंड ऑफ रेजिस्टर, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस अननोन है हमें। ठीक है, अच्छा वोल्ट बैटरी लगी हुई है यहाँ पे 6 वोल्ट की, हमें पता है करंट सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन है, तो करंट कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक 20 ओम के रेजिस्टर में जाएगा, एक लैंप में जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास टोटल करंट कितना है। 2-3 एस्पेक्ट है, देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल करंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास लैंप की रेजिस्टेंस होनी जरूरी है, तो हम इक्वल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लैंप की रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम ना इक्वल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ना हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, और ना हम इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ में पैटर्न गिवन है यहाँ पे, एक मिनट पहले ये चेक कर लेंगे ये सर्किट सेम भी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है यूज फिगर 6.1 टू डिटरमाइन द करंट इन द फिलामेंट लैंप। इसका मतलब हम सिंपली ग्राफ पे जाएंगे और हम देख लेंगे कि भाई फिलामेंट लैंप में से करंट कितना गुजर रहा है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट ये रहा, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की, यहाँ टच किया ग्राफ को, यहाँ से आपने जो है वो करंट की वैल्यू निकाल ली। जब करंट की वैल्यू आ गई तो 6 वोल्ट है, करंट है, डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस निकल आएगी। निकालिए करंट कितना आ रहा है, यहाँ से 0.3 0.4 के बिटवीन आ रहा है, 135 पूरा 35 आ रहा है। तो 0.35 is your current and 6 volt is your voltage, so 6 upon 0.35 gives you resistance। नहीं पूछी, करंट आ गया 0.35 एम्पियर। सिंपल, बहुत अच्छा एग्जामिनर है भाई आपका, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है। मैं आपका तो रेजिस्टेंस भी पूछता साथ में। कह रहा डिटरमाइन द करंट इन द एमीटर, एमीटर में से गुजरने वाला करंट बताइए। ये क्या है, कैसे निकलेगा एमीटर से निकलने वाला करंट। देखो भाई हमारे पास क्या है, यहाँ से लैंप से गुजरने वाला करंट है। ठीक है, ये बैटरी से जो करंट निकलेगा लेट से वो करंट है आई, वही करंट एमीटर से गुजरेगा, तो आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 में I1 यहाँ चला जाएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I2 गुजर जाएगा लैंप से, तो I1 प्लस I2 करूंगा तो टोटल आई मिल जाएगा, जो कि एमीटर की रीडिंग में आ रहा होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास करंट ऑफ लैंप तो है, करंट फ्रॉम दिस रजिस्टर नहीं है। अगर हम ये रजिस्टर से गुजरने वाला करंट निकाल लें, तो दोनों करंट्स को ऐड कर लें, तो हमें एमीटर से गुजरने वाला करंट मिल जाएगा, विच इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो हम कैसे निकालेंगे करंट फ्रॉम दिस रजिस्टर, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V अपॉन I, R इक्वल्स टू I हो जाएगा, है ना, V अपॉन R इक्वल्स टू I हो जाएगा। तो V is 6, R is 20, if you will divide 6 by 20 we will get the value of I from this resistor, which is equals to 0.3 ampere, and the current flowing from this lamp is 0.35 जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला।
इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे आई मिल जाएगा जो कि एमीटर से गुजर रहा हो, वो हो जाएगा मेरा 0.65 एम्पीयर। दैट इज माय आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्किट ऑफ फिगर 7.1 इंक्लूड्स एन एमीटर, ठीक है भाई एमीटर है, a 6 ohm resistor वो भी है, a length of metal resistance wire and 3 1.5 volt cells connected in parallel। अब देखो ये मेटल वायर है, इसकी लेंथ कुछ ठीक है, बिखरा हुआ वायर है, 3 1.5 वोल्ट के सेल लगे हुए पैरेलल में, पैरेलल में है तो एक ही वोल्टेज दे रहे होंगे, ऐड नहीं हो रहे होंगे, सीरीज में होता तो ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा भाई आपको कहते हैं स्टेट वन एडवांटेज पैरेलल रादर देन यूजिंग अ सिंगल सेल। क्या एडवांटेज होता है? बेसिकली यही वाली बात है कि सर्किट दे कैन गिव द एनर्जी टू सर्किट for a longer time. If one cell fails, the other two can give power to the circuit, ठीक है, एनर्जी टू सर्किट। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यूजिंग सेल का अगर इसको आप शॉर्ट में लिखें तो अभी लिखेंगे कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेल्स इन पैरेलल इज टू हैव एन अल्टरनेट सेल इन केस इफ एनी वन सेल फेल्स, ठीक है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कैसे लास्ट लाऊंगा, रीजन तो एक छोटा, जितना छोटा बना सकते हो उसको लिखो, लेकिन यहाँ लिख दो, लिख दो ना कि इन केस वन फेल्स अदर कैन ऑपरेट, ये लिख दो सबसे शॉर्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q इन द सर्किट ऑफ फिगर 7.1। अच्छा भाई फिगर P and Q के बिटवीन है पोटेंशियल डिफरेंस, P और Q के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1.5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। ये P और Q के बिटवीन ईशा पोटेंशियल है ना, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई P और Q के बिटवीन, तो चाहे पैरेलल में जितने भी सेल हों वो वोल्टेज थोड़ी बढ़ाएंगे, सेम रखेंगे। The ammeter in figure 7.1 reads 0.075 ampere. Calculate the resistance of the wire। अच्छा भाई इसका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 1.5। हाँ है ना। अब कह रहा है भाई एमीटर में जो करंट गुजारा है वो 0 पॉइंट कितना है? 0.075। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बताइए। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? करंट चाहिए होगा, सॉरी करंट तो आपसे, हाँ करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस मांगी गई है, वोल्टेज चाहिए होगा आपको। अच्छा वोल्टेज आपको गिवन है 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस दो हैं, एक वायर की, एक 6 ओम रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मांगी है ना उसने, वायर का करेगा टोटल निकालेंगे और फिर माइनस करके 6 ओम में से टोटल 20 कैसे? कह रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। अब सर्किट को इस तरह लो, सिंपल करते हैं ना सर्किट को। अगर मैं सर्किट को एक सिंपल एक वोल्टेज की बैटरी बना देता हूँ, एक बैटरी बनाता हूँ 1.5 वोल्ट की, ठीक है, 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये वायर, इसको भी सिंपल रेजिस्टर बनाया था, एक रेजिस्टर ये है, एक एमीटर है, आसान सर्किट बनाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये 6 ओम की है ना, ये आर ओम की है, इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, ये 1.5 वोल्ट है, ठीक है। अब जो इसका करंट होगा आई, वो इसमें से गुजर रहा होगा, आई वो इसी में से गुजर रहा होगा, आई वो इसी में, क्योंकि सीरीज है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इस बैटरी का वोल्टेज चाहिए, वो उस बैटरी का करंट चाहिए, ठीक है। तो V = IR होता है, ठीक है, वोल्टेज है 1.5, आई कितना है? आई 0.0575, आर है 6 + R, ठीक है, अननोन है ना आर। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा भाई आप 1.5 को डिवाइड कर दे 0.075 से और माइनस कर दे इसमें से 6, आपको आर मिल जाएगा। निकालिए क्या वैल्यू बनती है। रिकॉर्डिंग जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए मैं वन नोट पर सॉल्व कर लेता हूँ ये।
आंसर को वेरीफाई भी कर लो। देखो भाई यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सर्किट को, इसको एक सिंपल सर्किट बनाते हैं इसका हम। वन 1.5 वोल्ट की बैटरी, R ओम का मतलब ये अननोन है, 6 ओम का मतलब ये नोन है, और एमीटर का करंट है। 1.5 वोल्ट की बैटरी से जो करंट गुजरेगा आई, वही करंट इसमें से गुजरेगा आई, वही करंट यहाँ से गुजरेगा आई, वही करंट एमीटर में से गुजरेगा। तो मुझे बेसिकली इस 1.5 वोल्ट की बैटरी का रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, V = IR। ठीक है, V 1.5 है, I जो है 0.075 है, और R जो है वो 6 + R है, क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, सीरीज सर्किट है ना, देखो 1.5 / 0.075 - 6 = R। कितना आ रहा है R का आंसर? 14 ओम। आंसर वेरीफाई कर लिया, सही है, यही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सीरीज क्यों नहीं लग रहा था तुम्हें ये? तो स्टैटिक में था, और एक मार्क्स का सवाल था। हाँ। बड़ा सवाल था, एक मार्क्स। यार कभी कभी एग्जामिनर बैलेंस करने के लिए भी देता है ना, दूसरा सवाल आसान दिया होगा। द टेम्परेचर ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द एमीटर रीडिंग। As the temperature increases, the resistance of the resistor wire will also increase. ठीक है, and the current through that wire decreases. So the voltage increases, लेकिन हम एमीटर की बात करें ना, so the reading of the ammeter will also drop from the reading calculated in the last part. ठीक है, क्योंकि अब ओम्स लॉ वेरीफाई, अब ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहा ना, तो अब आपकी रीडिंग जो है वो नहीं रहेगी, आपकी रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी मेटल वायर की, तो उसके अंदर से गुजरने वाला करंट कम हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? लिखो, लिख लिया। An electrical engineer measures the potential difference across the length of metal wire and the current in the wire. ठीक है, he does this for different values of current. ठीक है, draw labeled circuit diagram of circuit that enables the engineer to do this. एक सर्किट डायग्राम बनानी है आपको, जिसके अंदर एक बेसिकली उसने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द लेंथ ऑफ मेटल वायर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, एंड द करंट इन द वायर, ही डज दिस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट। वैल्यूज ऑफ करंट चेंज कैसे कर रहा होगा, रेजिस्टेंस को वेरी करा के। ठीक है, तो इसमें रियोस्टेट वाली है, हम बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि लेंथ ऑफ मेटल वायर कह रहा है ना। लेंथ ऑफ मेटल वायर की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको यहाँ पर शेयर करते हैं वन नोट पे। तो मांगी क्या, इसने सर्किट डायग्राम मांगी है ना। 110 देखो कौन सा रियोस्टेट होगा ना उसमें। हाँ सही है, सर्किट डायग्राम अगर वो मांगता ना लेवल वो डायग्राम, यानी कि रियल फिजिकल डायग्राम, तो उसके अंदर हमें फिर मेटल का कंडक्टर भी पूरा बनाना पड़ता। हाँ, लेकिन सर्किट डायग्राम बोला है ना, तो सर्किट की फॉर्म में बनाना है, जिसमें क्या होगा, एक आपकी बैटरी होगी, ऐसा सर्किट होगा। लेट्स से एक आपने रियोस्टेट लिया, एक आपने यहाँ पर जो है वो बैटरी ली, एक आपने एमीटर लगा दिया सीरीज में, और इसके साथ आपने वायर्स कनेक्ट कर दी। स्विच भी देते हैं हम वैसे, ज्यादातर स्विच को भी देख लेते हैं। हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन स्विचिंग फंक्शन के लिए स्विच होता है वैसे नॉर्मली, और देना चाहो तो दे सकते हो। ये वोल्टेज V हो गया, इसके से करंट I हो जाएगा, ये वेरिएबल रेजिस्टर हो जाएगा, और ये आपका एमीटर हो जाएगा, ये स्विच S हो जाएगा। तो फिर तो आपको पूरा ब्लॉक बनाना पड़ता है ना, कंडक्टर दिखाना पड़ता है, उसके ऊपर टैपिंग दिखानी पड़ती है, वायर मूव करा के दिखानी पड़ती है।
हाँ नहीं कभी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने डायग्राम बना दी। हाँ लेबल तो करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ये वोल्टेज सप्लाई है, ये आपका एमीटर है, एमीटर का नाम लिखे, आप करंट लेबल करें, आई गुजर रहा है, और वो लिखे रियोस्टेट दिखाएं, का नाम लिखे रियोस्टेट। हाउ डिस्क्राइब हाउ द सर्किट इज यूज्ड। Describe how the circuit is used. The circuit is used in a manner that is by changing the value of resistance through the rheostat. The value of current in the circuit is also changing. The value of current in the circuit also changes. हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा तुमने लिखनी है तो दोबारा लिखो। डिस्क्राइब हाउ द सर्किट इज यूज्ड। The circuit is used in a manner that the resistance of the circuit is varied or changed by using rheostat, with the help of rheostat, due to which current in the circuit also changes. Hence gives the different values of current in the circuit. ठीक है। Next is state the equation that defines a resistance. क्या equation होती है? R equals to V upon I, है ना? V upon I। देखो कुछ और तो नहीं दिया एग्जाम में, नई चीज तो नहीं लाया मार्केट में, L upon A तो नहीं तो दिया, ऐसे वो होगा नहीं। नहीं वो नहीं होता ना, होंगी लेंदी नहीं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होती उसमें। So जनाब, the engineer performs the experiment and notice the potential difference across the wire is directly proportional to the current in it. ठीक है भाई, नोट कर लिया उसने। He calculates the resistance of the wire and plots the graph of the resistance against the current. Hence, on figure 6.1, sketch the shape of this graph. अच्छा भाई, वो कह रहा है शेप बनाना, आपको वैल्यू कुछ भी नहीं डालनी भाई, सिर्फ शेप बनाना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्या, स्ट्रेट लाइन बनाना, सिंपल, एक नंबर का था, एक मार्क में इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता ना आपसे, तो आपने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देना है। ठीक है, विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। स्ट्रेट लाइन ना मिड में जो होती है, जिसका कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन क्या होती है? ऐसे आपने ये बना देना, खत्म। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती। क्या कह रहा है? कहाँ है? The engineer performs the experiment, notices the potential difference across the wire, calculates the current in it, he calculates the resistance of the wire and plots the graph of the resistance against the current. Okay, resistance and चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का नहीं देखना ग्राफ, हमें रेजिस्टेंस और करंट का देखना है। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट बताई गई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज और करंट, तो होता क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है, करंट बढ़ता जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल ग्राफ बना रही होगी। तो आपका जो ग्राफ होगा वो तकरीबन, अगर आप देखते हैं ऐसा होगा।
ऐसा होगा जी। आप क्या कह रही हो सवाल अभी देख लेते हैं। The engineer performs the experiment and notices that a potential difference across the wire is directly proportional to the current in it. ठीक है, जब वोल्टेज और करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करंट एंड द कांस्टेंट थिंग बिटवीन देम इज देयर रेजिस्टेंस। इसी तरह से है कि मेरे पास एक मेटल वायर है, ठीक है, उस मेटल वायर की एक रेजिस्टेंस है, मैंने एक पिक कर लिया ना मार्केट से रेजिस्टर, कलर कोड से देखा मैंने 20 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब जब मैं सर्किट में उसको लगाऊंगा तो वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टर तो मेरे पास सेम मटेरियल का है ना, रेजिस्टेंस तब चेंज होगी जब मैं मटेरियल चेंज करूंगा। बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकती अनटिल अनलेस मैं ओम्स लॉ को इनवैलिड ना करा दूं, टेंपरेचर चेंज ना करा दूं। अगर टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ हुआ तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो इसने हिंट दिया आपको, देखा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट मींस दैट ओम्स लॉ इज वैलिड। इफ ओम्स लॉ इज वैलिड देन द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ विल आल्सो बी वैलिड, व्हिच इज V equals to IR, which gives you the value of resistor as constant। ठीक है, क्लियर है? अभी तो टाइम है ना बच्चे, देखते हैं बड़ा क्वेश्चन है तो सही हो ना, रोक दूंगा। लंबा सवाल है, चलो इसको रोक देते हैं यहीं तक। अगले में थर्मिस्टर भी आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतने काफी है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो बता दो।